Hello everyone. So today I'll be discussing the 2021 Sedimentary Geology PYQ. Although इस टाइम पे आपके जो क्वेश्चंस हुआ करते थे वो डिजिटल मोड पे आया करते थे, मतलब बेसिकली पैटर्न वॉज बिट डिफरेंट, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और यूपीएससी है चाहे वो कैसी एग्जाम कंडक्ट करवाए, क्वेश्चंस गेट रिपीटेड, दैट इज़ फॉर श्योर. So I'll be discussing the questions starting from 61th. So, sediments which contain grains of various sizes in nearly equal amount are said to be. बोल रहे हैं कि ग्रेन्स तो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन वेरियस साइज प्रेजेंट है, तो यानी कि दे आर नॉट सॉर्टेड, है ना. सो द करेक्ट आंसर इज अनअसॉर्टेड. बट देर आर अदर ऑप्शन इज वेल असॉर्टेड हो ही नहीं सकता. वेल असॉर्टेड कैसे हो सकता है? पॉजिटिवली स्क्यूड. This refers to the distribution of grain sizes where finer grains are more abundant than coarser grain and not an even mixture. So like this, if there is a graph, तो positively skewed are like ऐसे यहाँ पे, and negatively skewed में आपके कुछ इस तरह से होता है. तो पॉजिटिवली स्क्यूड में आपके फाइनर ग्रेन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और कोर्सर ग्रेन्स जो हैं वो कम होते हैं. और नेगेटिवली स्क्यूड के अंदर आपके कोर्सर ग्रेन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और और फाइनर ग्रेन्स जो हैं वो कम होते हैं. तो ये यानी कि यहाँ पे फाइनर ज़्यादा, कोर्सर कम, यहाँ कोर्सर ज़्यादा, फाइनर कम. ठीक है. तो अनअसॉर्टेड क्या होता है? सीधी सी बात है कि पुअरली सॉर्टेड, अनअसॉर्टेड. मतलब कहने को तो यहाँ पे हम लोग पुअरली सॉर्टेड भी लिख सकते थे, क्योंकि हम लोग इसको यूज़ करते हैं इस टर्म को, पुअरली सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, बट इन्होंने अनअसॉर्टेड लिखा. दैट इज़ अ बिट डिफरेंट टर्म बट मीन्स द सेम. आंसर वुड बी दैट. कंपोजिट का मतलब होता है basically here I am, this is the question and we have 4 options and I am explaining all those 4 options so that it gets clear. Composite means the term doesn't specifically related to the sorting of sediments but it generally refers to the materials that is made from 2 or more constituent materials. ठीक है. तो ये आप क्वेश्चन आपका डन है आई गेस. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 62. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ सैंडस्टोन दैट इज एक्सेप्शनली रिच इन माइका, डिस्पर्जन पैलर और सबपैलर लेयर. करेक्टरिस्टिक दे दी है, एक्सेप्शनली रिच इन माइका, माइका भरा हुआ है. माइका प्रेजेंट होगा तो पैलर और सबपैलर लेयर्स फैसिलिटी जो है वो प्रेजेंट होगी, मतलब लेयर्स में प्रेजेंट होंगे. ओके. सो फ्लैगस्टोन इज़ द ऑप्शन. फ्लैगस्टोन एक ऐसे सेडिमेंट्री रॉक होता है जो कि सैंड, क्ले, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है. ये बेडिंग प्लेन्स एग्जिबिट करते हैं और इसकी वजह से लेयर जो है वो इजीली स्प्लिट हो जाती है फ्लैट पीसेस के अंदर. बहुत सारी जगह फ्लैगस्टोन जो है वो यूज़ होते हैं. सॉरी या बहुत सारी जगह आपके फ्लैगस्टोन जो है वो यूज़ होते हैं. जियोकेमिस्ट्री क्या है कि कलर वेरिएशन प्रेजेंट होती है. हाँ, कलर वेरिएशन जो है वो प्रेजेंट होती है. रेड एंड ब्लू ह्यूज़ जो हैं वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होते हैं. ब्लू शेड जो है वो पायराइट की वजह से प्रेजेंट होता है. ग्रे टोन्स टिपिकली ड्यू टू सिलिका कंटेंट्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्साइट. द पिक्चर इज़ लाइक दिस. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि कैसे आपके फ्लैगस्टोन्स हैं, कैसे यहाँ पे ग्रे कलर कुछ है, ब्लू कलर का शेड है ना, कैसे यहाँ पर भी है शेड, कैसे ये प्रेजेंट है ऐसे एकदम फैसिलिटी में, मतलब कैसे लेयर बाय लेयर प्रेजेंट है. बहुत जगह क्या होता है कि पीपल गेट कन्फ्यूज विद स्लेट एंड दिस अवर फ्लैगस्टोन. सो एज फार एज दिस डिबेट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, बट फॉर सेक ऑफ लर्निंग फ्लैग्स कैसा ऐसा कहा जाता है कि स्लेट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लैगस्टोन. सो इट्स अ ब्रॉड टर्म. फ्लैगस्टोन इज़ अ ब्रॉडर टर्म. Ganister is a high silica sedimentary rock. It is often associated with coal seams. It forms through diagenesis of sandy deposit rich in quartz. The geochemistry is like it has an important component of SiO2, which makes it very hard and heat resistant. And high silica content, contributes to use in refractory applications such as furnace linings. The purity of silica in Ganister is crucial for its high temperature stability. So here is the picture. You can see over here. Now coming to the freestone. Freestone is refers to the various type of sedimentary rock. Sandstone, limestone की तरह होता है. They are uniform in texture and free from natural split or layers. This uniformity makes them very easy to carve in any direction. Geochemistry. It is composed of quartz grains bonded by silica and calcite cement. The strength and durability of sandstone depends on time, type and amount of cementing material which is present between them. Limestone freestone is there, which consists of CaCO3 and skeletal materials of marine organisms that becomes fossils.
and the purity and grain size of limestone that affect its workability and use in construction. So here is a picture that is representing freestone. Okay, now coming to the आर्कोस. आर्कोस तो आपको पता ही होगा, बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फेल्ड्सपार इसमें प्रेजेंट होता है. रेड और पिंकिश कलर भी फेल्ड्सपार की वजह से ही इसमें आ जाता है. सो आप देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर फॉर आर्कोस. नाउ 63rd क्वेश्चन. A muddy laminated fissile rock capable of breaking into small flake is called. एक मडी कैरेक्टरिस्टिक दे दी पहले. एक मडी लैमिनेटेड फिसाइल रॉक जो कि लेयर बाय लेयर ऐसे टूट जाए, उसको क्या कहेंगे? सो दैट इज शेल. शेल ही है एक मडी लैमिनेटेड फिसाइल रॉक, फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक है. ठीक है, इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो यहाँ पे मेंशन करी गई है. ऑर्गेनाइज क्या होता है? ये एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है. इसके अंदर ऐसे आई लाइक ऑर्गन्स शेप प्रेजेंट होती है. ठीक है, सैंडस्टोन हमें पता है, सैंड साइज मिनरल रॉक. मैकेशियस क्वार्ट्जाइट इज अ हार्ड मेटामॉर्फिक रॉक दैट इज रिच इन क्वार्ट्ज एंड माइका. इट इज नॉट फिसाइल. नाउ कमिंग टू 64th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द चिलेशन प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. अब चिलेशन क्या होता है, इसको बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि चिलेशन क्या है. चिलेशन बेसिकली मेटल मेटल के आयंस जो होते हैं उनकी बॉन्डिंग हो जाती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं. रिमूवल ऑफ कटायन फ्रॉम मिनरल लैटिस एंड कीप कटायंस इन सोल्यूशन. ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग हो जाती है आपके मेटल आयंस की. Chelation is a process where metal ions binds to organic molecules, forming stable organic metal complexes. They remove the cation from the mineral lattice and keeps them in solution, aiding the weathering of the mineral. Breakdown of minerals due to extraction of water molecule during the process of weathering. मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ पानी जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल गए हैं, जिसकी वजह से आपका मिनरल जो है वो ब्रेकडाउन हो गया. तो उसको क्या कहते हैं? उसको चिलेशन नहीं कहते, उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन. नाउ कमिंग टू द सी ऑप्शन. अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल आपके मिनरल में ऐड कर दिया गया है नए मिनरल को बनाने के लिए, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हुआ गया है एक मिनरल के अंदर, तो उसको हम हाइड्रेशन कहते हैं. इट इज़ अ डिफरेंट वेदरिंग प्रोसेस. केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ मिनरल बाय प्रोसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन की वजह से केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है रॉक का, तो दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. इट इज़ एसोसिएटेड विथ फिजिकल प्रोसेस, नॉट केमिकल. माई पॉइंट ऑफ टीचिंग यू हेयर इज़ नॉट कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूँ और मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूँ. नहीं, आप वो 4 ऑप्शन देखिए. आप अगर ये पढ़ेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर मैं इसको इग्नोर कर दूँ तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये डिहाइड्रेशन है? अगर मैं इसके अंदर कहूँ कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं और मैं इसको इग्नोर कर दूँ कि ये ऑप्शन नहीं है, हाइड्रेशन का प्रोसेस आपको कौन बताएगा? थर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस कौन बताएगा? सो कुछ इस तरह से हम लोग तैयार कर रहे हैं. 65th question. On account of charged surface of clay minerals, their interaction with saline water lead to the clumping into aggregate of randomly oriented clay flakes. This process, यहाँ पे आपको एक प्रोसेस की पूरी डेफिनेशन दे दी है. क्या डेफिनेशन है? कि आपके चार्ज सरफेस ऑफ क्ले मिनरल, उनका इंटरेक्शन होता है सलाइन वाटर के साथ, जिसकी वजह से दे रिजल्ट इनटू द एग्रीगेट्स ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड क्ले फ्लेक्स. तो ये क्या होता है? फ्लोक्यूलेशन इसका आंसर है. सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि फ्लोक्यूलेशन क्या होता है. क्या होता है? वट हैपन्स विद क्ले एंड सॉल्ट वाटर. क्ले पार्टिकल्स बहुत टाइनी होते हैं, उनके चार्ज सरफेस होते हैं. ठीक है, दे हैव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑन देम लाइक मैग्नेट. Salty waters contain many different ions charged particles, and they form the dissolved salt like sodium chloride. So charged particles meet. When clay particle come into contact with this ion, the charges on the clay and the ions of the water attract each other. This attraction causes the clay particles to stick together in a group of clump. Imagine tiny magnets beads started sticking together to each other. They meet a bunch of other magnetic beads. Flocculation is a clumping process, is called flocculation. It is important because it helps in water treatment to remove fine particles. It also occurs naturally in the environment like in soil formation and sedimentation in bodies of water. तो आप देखते हैं कि फ्लॉक्यूलेशन यही है. अब आप मुझे बताइए कि फैसिलिटी क्या इस स्टेटमेंट से दूर दूर तक मेल खा रहा है? क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ब्रेक हो रही है, रॉक स्प्लिट हो रही है क्लोजली स्पेस प्लेनर सरफेस के थ्रू? ओके, सो लैमिनेशन क्या होता है? लैमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है विच रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरी थिन लेयर्स और लैमिने विद इन द सेडिमेंट्री रॉक्स. इलिटाइजेशन, इलाइट करके एक आपका मिनरल होता है, क्ले मिनरल होता है, आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा. तो वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्ले मिनरल जो है वो इलाइट में कन्वर्ट होते हैं. तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है. अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगाओगे तो यू वुड हैव चूजन दिस ऑप्शन ओनली. ओके, नाउ कमिंग टू द 66th क्वेश्चन. बेडिंग मार्किंग्स के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है, बहुत
बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव है इस टॉपिक पे ना। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मार्कली ट्रफ और स्कूप शेप्ड। पूछ रहे हैं कि ट्रफ और स्कूप शेप्ड इनमें से कौन सा है। स्कूप आपको बताइए, दिस स्कूप, आइसक्रीम स्कूप्स, ऐसे ही कुछ इस तरह से। ओके, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। ओके, सो फेस्टून बेडिंग इज द करेक्ट आंसर। इसको ट्रफ क्रॉस बेडिंग कहा जाता है। स्कूप शेप, ट्रफ शेप लेयर्स होती है, माइग्रेशन होता है रिपल्स का, ड्यून्स का, सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट में वहाँ पे बनता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसे, कोई भी हिस्सा उठा लीजिए, ये देखिए कैसे ऐसे डिवीजन हो रखे हैं ऐसे। मतलब कहने का मतलब है कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, दिस इज अ ट्रफ क्रॉस बेडिंग, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, ऐसे है, तो यही। ओके ना कमिंग, इसमें आप देख लो कैसे आपका मतलब बिकॉज ऑफ दिस migration and all this happened. Now coming to the massive bedding, थिक होमोजीनियस लेयर्स है, कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, बस एक भट्टा, मतलब एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ भी लेयरिंग वगैरह नहीं है, बस पड़े हुए हैं ऐसे। सो यू वुड हैव सीन इट वेरी इजीली बिकॉज इट्स वेरी कॉमन। लेंटिकुलर बेडिंग, लेंस शेप बॉडीज होती है सैंड की, फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स में, सैंड एंड मड, सैंड एंड मड, जस्ट रिमेंबर दैट फॉर लेंटिकुलर। लेंटिकुलर जहाँ पे आ गया वहाँ सैंड, कोर्स ग्रेन चीज़, फाइन ग्रेन चीज़ में ऑप्शन देख लो यहाँ पे, ये आपका फाइन ग्रेन है और ये आपका सैंड है, तो कुछ इस तरह से शेप, लेंस की शेप में प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेमिनेटेड बेडिंग, बहुत थिन क्लोजली स्पेस लेमिनेट, कुछ इस तरह से। 67 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेन सपोर्टेड लाइमस्टोन दैट ऑल्सो कंटेन सम मिक्राइट एंड। इसके लाइमस्टोन की क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आया है, चाहे वो कैसी फॉर्म में आया हो, इजी, डिफ़िकल्ट, वटेवर, आया ज़रूर है। आपको पता होना चाहिए, आपको टिप्स पे होना चाहिए कि कितना % क्या प्रेजेंट होता है, सब कुछ पूछ रहे हैं। ग्रेन सपोर्टेड लाइमस्टोन है, ग्रेन ज़्यादा यानी कि, और मिक्राइट, मड एंड मैट्रिक्स, मिक्राइट यानी कि स्मॉल साइज़ की मड मैट्रिक्स भी प्रेजेंट है। क्या आंसर होगा? पैकस्टोन होगा। ये एक टाइप ऑफ ग्रेन सपोर्टेड लाइमस्टोन है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मिक्राइट मड मैट्रिक्स है जो कि ग्रेन्स के बीच का स्पेस फिल आउट कर देते हैं। ग्रेन स्टोन एक ऐसा लाइमस्टोन जिसके अंदर ग्रेन सपोर्टेड है पर इट लैक्स एनी मिक्राइट मड मैट्रिक्स। ओके, वैक्स स्टोन इज अ मैट्रिक्स सपोर्टेड लाइमस्टोन विद मोर मिक्राइट मड देन ग्रेन्स। मड स्टोन is a fine grain carbonate rock that lacks grains and is composed entirely of micrite mud. So here is a classification: less than 10% grain in mudstone, more than 10% grain in waxstone. Grain supported is waxstone, lack mud and is grain supported is grainstone. Components with bound together during deposition is boundstone. Depositional texture not recognizable is crystalline. Mud supported में तो दो आ गए, mudstone और waxstone. Contains carbonate mud, clay fine silt is grain supported. Components not bound together through deposition, grainstone. Depositional texture recognizable, it's not recognizable. फ्लोट स्टोन भी होता है एक, फ्लोट स्टोन कुछ इस तरह से है जिसके अंदर लार्ज ग्रेन्स, रूट स्टोन भी है, फेम स्टोन, बाइंड स्टोन, बैफल स्टोन। ये भी आप अच्छे से देख लीजिए कि क्या है, या फिर मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी क्योंकि इन्हें देखना आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर से तो क्वेश्चन आ गया, अब वो कुछ अलग ढूंढेंगे जो कि इससे कवर होगा। कमिंग टू द 68th क्वेश्चन, ड्यूरिंग डायाजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ इंट्रास्ट्रेटल सोल्यूशन लीड्स टू। इंट्रास्ट्रेटल सोल्यूशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। डायाजेनेसिस के अंदर भी आप इसको, आपने शायद इसके अंदर पढ़ा या ऑफकोर्स डायाजेनेसिस में ही पढ़ा होगा, तो ये टर्म होती है। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ सेलेक्टिव डिसोल्यूशन ऑफ लेस स्टेबल फ्रेमवर्क ग्रेन्स और पार्ट ऑफ ग्रेन्स। इंट्रास्ट्रेटल सोल्यूशन, इट इन्वॉल्व्स द सेलेक्टिव डिसोल्यूशन ऑफ लेस स्टेबल मिनरल्स विद इन अ grains within a rock which can affect its porosity and permeability. सीधी सी बात है, इंटरस्टेटल सोल्यूशन क्या होता है कि सेलेक्टिव डिसोल्यूशन होता है लेस स्टेबल मिनरल्स का, जैसे कि फेल्सपर हो गए, बहुत सारे जो लेस स्टेबल होते हैं विद इन अ रॉक, जिसकी वजह से उस रॉक की पोरोसिटी और परमेबिलिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑफ वन मिनरल एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ अनदर मिनरल साइमल्टेनियसली, एक मिनरल का डिसोल्यूशन हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है पूरा, और एक प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो वो क्या होता है? इसको रिप्लेसमेंट या मेटास्टोमेटिज्म कहेंगे, ना कि इंट्रास्ट्रेटल सोल्यूशन कहेंगे। ऑल्ट्रेशन ऑफ वन मिनरल टू अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ डी वाटरिंग। ठीक है, डी वाटरिंग का प्रोसेस इसके अंदर रोल प्ले कर रहा है, ये मिनरल ऑल्ट्रेशन कर रहा है डायजेनेसिस, ना कि इंटरस्टेटल सोल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ टू मिनरल्स कंट्रास्टिंग फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट, दिस डिस्क्राइब्स मिनरल रिएक्शन प्रोसेस, इट्स नॉट स्पेसिफिकली टेलिंग अस अबाउट इंटरस्टेटल सोल्यूशन। 69 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक टाइप्स
may also be formed along the planes of movement in crust. Whenever there is a movement available in crust, which rock types are associated with it? It's breccia. Breccia is a rock that is composed of broken fragments that tell us about the movement. Yes, movement has happened, crushing has happened. Because of that, the rocks are broken. Okay, so they are cemented together by fine-grained matrix. It can be formed along fault planes due to the movement and fracturing of the crust. सो ब्रेशिया हमेशा याद रखना इसी केस में. कॉन्ग्लोमरेट्स ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि राउंडेड, they are angular, they are rounded, gravel size classed, and they are formed by the cementation of sediment transported by water. Limestone is a sedimentary rock mostly composed of calcium carbonate. It's present in marine environment. Gravel is a loose aggregation of rock fragments, not a solidified rock type. रिप करेंट्स के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आ जाएगा. आपके नेट के पेपर में भी ये बहुत होता है. आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड बिकॉज सेडिमेंट्री को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से रिलेट कर दिया जाता है. तो रिप करेंट्स जो कि बीच के अंदर होती है वो क्या होती है, आपको ये पता नहीं चाहिए कि वो क्या होती है. ये सी वर्ड मूव करती है, हमेशा याद रखना. कभी भी ये मत सोचना कि इस तरफ नहीं. इफ़ देर इज़ अ सी लाइक दिस, इट विल ऑलवेज मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली एज अ नैरो नियर सरफेस करंट. ओके, डायरेक्टली अवे फ्रॉम द शोर. एंड वट हैपन इज़ कि रिप करेंट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्विम करना बहुत डिफिकल्ट होता है एंड इट लीड्स टू डेथ. ओके, so these are the powerful current and it keeps water moving away from the shore. They can sweep even the strongest swimmer away. So the escape is by moving out from here, or beach से आप चले जाते हो escape, otherwise they would have pushed you to the depth. Now साथ में मैंने आपको cautionary भी दे दी पढ़ाने के साथ साथ. So now next option was मूवमेंट इन टर्बुलेंट मैनर नियर इन शोलिंग जोन विद रिड्यूस वेलोसिटी. टर्बुलेंट मैनर में मूवमेंट है, शोलिंग जोन यानी कि बीच के पास वाला एरिया विद रिड्यूस वेलोसिटी. तो ये क्या होता है, ये डिस्क्रिप्शन जो है ये मैच करती है जब वेव्स ब्रेक करते हैं शैलो वाटर में. ठीक है, रिप करंट्स नहीं होता है बल्कि टर्बुलेंट वाटर, जिसकी वजह से सर्फ जोन बनते हैं. आर द पेरिनियल करंट्स इन द सी ड्रिवन बाय द सर्कुलर पैटर्न ऑफ द अर्थ. पेरिनियल करंट्स है सी ड्रिवन सर्कुलर पैटर्न ऑफ द अर्थ. सो ये ओशन गायर्स को प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से सर्कुलर ओशन करंट जो है वो फॉर्म होते हैं बाय ग्लोबल विंड पैटर्न्स एंड दीज फोर्सेज आर फर्दर क्रिएटेड बाय द अर्थ रोटेशन. इसकी वजह से ग्लोबल विंड पैटर्न्स आए, उसकी वजह से ओशन गेयर्स आए और वहाँ से पेरिनियल करंट जो है वो सर्कुलर पैटर्न ऑफ अर्थ में मूव कर दिया है. आर डिफ्लेशन करंट्स विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्पर्जल ऑफ सेडिमेंट इन वाइड एरिया अलॉन्ग बीचेस. बोल रहे हैं कि ऐसे डिफ्लेशन करंट्स जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सेडिमेंट इन अ वाइड एरिया. तो ये क्या होता है, दीज मैचेस द लॉन्ग शोर करंट्स. ये ऐसी करंट होती है जो कि पैरेलल मूव करती है शोर के और ये रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसपोर्टेशन डिस्पर्सल सेडिमेंट का कोस्ट लाइन के अलॉन्ग. ओके, कमिंग टू द 71, द रिप्लेसमेंट ऑफ डोलोमाइट रॉम्स बाय कैल्साइट इज. डोलोमाइट का रिप्लेसमेंट हो रहा है कैल्साइट से. कैल्साइट जब डोलोमाइट में बनती है तो डोलोमेटाइजेशन होता है, ठीक है, लेकिन जब उल्टा होगा तो डी डोलोमेटाइजेशन होगा. ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे मिनरल्स का साइज है वो चेंज होता है और शेप होती है चेंज बिना उसकी मिनरल कॉम्पोजिशन को चेंज करे. सब्सटीट्यूशन एक ऐसा जनरल टर्म है जो कि डोलोमाइट से उससे कोई एसोसिएटेड नहीं होता. इट्स अ वेरी ब्रॉडर टर्म दैट डजंट सिग्निफाई द रोल ऑफ डोलोमाइट एंड कैल्साइट एंड डी डोलोमेटाइजेशन ओवर हियर. डेड सी प्रोवाइड्स, आई थिंक इट्स द लास्ट क्वेश्चन. इन्होंने डेड सी बोल दिया और इन्होंने 4 ऐसे ऑप्शन दे दिए और पूछ दिया कि भाई कि मतलब इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट को फॉलो अप कर रहा है. एक सिंगल मॉडर्न एग्जांपल ऑफ डीपर वाटर इवेपोरेट एनवायरनमेंट, या तो ये मोस्ट रिमार्केबल डिपॉजिट ऑफ द एंशिएंट पास्ट. नो, इट्स मॉडर्न. मोस्ट मॉडर्न इवेपोरेट डिपॉजिट ऑफ मरीन सबकास्ट. एन एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट सी विच हैड डिसअपीयर्ड नाउ. दिस स्टेटमेंट सूट्स द बेस्ट. एक सिंगल मॉडर्न एग्जाम्पल है डीपर वाटर इवेपोरेट एनवायरनमेंट का. डेड सी एक हाइपरसेलाइन लेक है जो कि अर्थ के लैंड के लोएस्ट पॉइंट में है प्रेजेंट और 430 मीटर्स बिलो सी लेवल. इट्स प्रेजेंट बिटवीन द इजराइल एंड जॉर्डन. हाइपरसैलिनिटी, the Dead Sea is 10 times saltier than the typical ocean water because of the high evaporation rate, and it leaves the salt behind and the minerals like halite, gypsum and hydrite. Evaporate environment. The high rate of evaporation makes the Dead Sea a modern example of evaporate environment where salt precipitates as water evaporates. यहाँ पे आ गई वो स्टेटमेंट कि डेड सी एक मॉडर्न एग्जाम्पल है इवेपोरेट एनवायरनमेंट का.
जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है कि इट लाइज इन अ रिफ्ट वैली बाय टेक्टोनिक मूवमेंट्स एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू यूनिक जियोलॉजिकल फीचर. ओके, दिस इज हाउ डेड सी लुक्स लाइक. सो एक स्टेटमेंट आई थी, मोस्ट रिमार्केबल डिपॉजिट ऑफ इवेपोरेट फ्रॉम एंशियंट पास्ट. अब आप ये सोचो कि यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट क्यों दी है. कुछ सोच के ही दी होगी. क्या पता आज से 2-3 साल बाद क्या पता आपकी बारी में वो नाम दे दें उस जगह का और पूछें कि ये क्या है. तो बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रिमार्केबल डिपॉजिट इवेपोराइट का एंशियंट पास्ट से कौन सा है. दैट इज़ जेक्सटन सी इवेपोराइट्स. ये एक एंशियंट इनलैंड सी है जो कि लेट परमियन पीरियड के अलोंग मतलब कि मतलब उस टाइम तक ये प्रेजेंट हुआ करता था, जो कि आज से 250 मिलियन साल पहले है. ये नॉर्दर्न यूरोप, जर्मनी, यूके, पोलैंड, नीदरलैंड इन सब एरिया को कवर करता था. मल्टीपल साइकिल्स ऑफ इवेपोरेशन एंड रिफिलिंग इसने फेस करी है, जिसकी वजह से थिक सीक्वेंस ऑफ इवेपोराइट, हेलाइट, जिप्सम, एनहाइड्रेट, पोटैश सॉल्ट्स ऐसे बहुत बड़े थिक सक्सेशंस में थिक सीक्वेंस में प्रेजेंट है. दीज इवेपोराइट्स डिपॉजिट्स आर सिग्निफिकेंट ड्यू टू देयर थिकनेस and variety of the minerals they contain. They provide very insights into ancient marine environment and climatic conditions that was there. So Zexton evaporite are also economically important. They provide resources for various industries, chemical industries and for de-icing roads. So here is the Zexton evaporite जो कि सबसे ज़्यादा significant आपके ancient evaporites को दर्शाता है. मॉडर्न कोस्टल सबका एनवायरमेंट्स, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे. सबका जो है कोस्टल सुप्राटाइडल जोन होते हैं जो कि एरिड रीजन्स में फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पे इवेपोरेशन एक्सीड कर देती है प्रेसिपिटेशन को, लीडिंग टू द कम्युलेशन ऑफ इवेपोराइट मिनरल्स. ओके, तो यानी कि सबका कोस्टल सुप्राटाइडल जोन में प्रेजेंट होता है, एरिड रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होती है प्रेसिपिटेशन से, और उसकी वजह से वहाँ पे इवेपोराइट मिनरल्स का कम्युलेशन होता है. मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न सबका इज द कोस्टल सबकास ऑफ पर्शियन गल्फ रीजन के अंदर, यूनाइटेड अरब एमरात्स एंड कतर में ये प्रेजेंट है. These environments are characterized by deposits of minerals such as gypsum and hydrite halite that precipitate from the highly saline groundwater that is drawn to the surface by capillary action and then evaporates. Here the water comes from the groundwater, and because of the capillary action, the water comes up on the surface, and they all get precipitates. The precipitates before that evaporation happens. Sabka provides valuable analogs for understanding ancient evaporites by their formation process, and they also play a role in modern economy by providing the source of salt and other minerals. You can see this is Mediterranean Sea. Here is the Sabka environment. This whole is a Sabka environment. Okay. टेथिस सी एक एंशियंट ओशन था जो कि एग्जिस्ट करता था कॉन्टिनेंट्स ऑफ गोंडवाना और मलेशिया के बीच में मेसोजोइक एरा में, आज से 250 साल पहले की ही बात है, मतलब 66 तक, 250 से लेके 66 तक. ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इन्होंने पैलियोजियोग्राफी, पैलियोटेक्टोनिक्स के, प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए. एंड टेथिस सी जो है इवेंचुअली क्लोज हो गया था बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसकी वजह से एल्प्स और हिमालयाज जैसे पहाड़ बने थे. टेथिस सी जो है मरीन सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब इसका एविडेंस जो है यहाँ पे फाइंड किया जाता है फॉसिल्स के अंदर, जो कि एंशिएंट ओशन का पार्ट हुआ करते थे. वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड द इवोल्यूशन ऑफ मरीन इकोसिस्टम. सो the whole crux of this paper was to tell you the topics that they are choosing. The syllabus is very well defined, and now you see how they make questions. Now the pattern is bit different, but things get repeated. आपसे पूछ सकते हैं रिप करेंट्स के बारे में, कुछ और पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे डेड सी के बारे में, या फिर आपसे सबका एनवायरनमेंट के ऊपर एक नया क्वेश्चन आ जाएगा. तो कुछ इस तरह से दे कीप रिपीटिंग दी क्वेश्चंस इधर उधर से. सो थैंक यू. आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप इस चैनल को उन लोगों के पास पहुंचाए जिन लोगों का अपकमिंग एग्ज़ाम है, कोई भी हो चाहे वो. आई एम टारगेटिंग GSI नाउ, बट आई विल बी टारगेटिंग अदर एग्जाम्स एज वेल. So I'll be really thankful if you help me out with this channel. Thank you.